गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप हमें इस ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। किस टैगलाइन के साथ? वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया के स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। तो किस टारगेट के साथ हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज आपकी फर्स्ट न्यूज ये है, आईसीएमआर ने यूजर फ्रेंडली पीपी नवरक्षक को मंजूरी दी। एक नवरक्षक है नाम का पीपी इक्विपमेंट से मैंने बताया था, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये बताया था मैंने। जो जो डॉक्टर होते हैं, अभी क्या है, कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर को एक सेफ्टी भी चाहिए, एक कवर चाहिए, एक ड्रेस चाहिए प्रॉपर, जिससे वायरस उनको कांटेक्ट न कर सके। तो ये क्या रहे हैं, तो आईसीएमआर क्या है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ये क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसका काम है कि जो इक्विपमेंट कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, सबसे पहले उनकी टेस्टिंग आईसीएमआर के द्वारा की जाती है, उसके बाद वो इन द सेल करती है इस इक्विपमेंट को। तो आप हम पढ़ सकते हैं कि एक महीने के भीतर उपयोगिता के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट, जिसे नवरक्षक के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा नवरक्षक कौन है, तो आप बता दोगे एक पीपीई इक्विपमेंट है, ड्रेस इस तरह की जो पहन रखी है। नाम किसे योजना बनाया जाता है? भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस सप्ताह के शुरू ही में इसे मंजूरी दे दी। तो किसने मंजूरी दी है? आईसीएमआर ने, ठीक है। पीपीआई प्रोटोटाइप नमूना परीक्षण के लिए नौ अधिकृत NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। तो किस किस के द्वारा ये बनाई गई है, किस किस के साथ आईसीएमआर ने किसका सहयोग लिया है? सबसे पहले जो किसकी मान्यता, NBAL, याद रखना NBAL, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरी है एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड साइंस, ये याद रखना, बस ये पूछा जाएगा। डीआरडीओ प्रयोगशाला, ये डीआरडीओ प्रयोगशाला बताया था डीआरडीओ के बारे में मैंने, ठीक है। नवरक्षक, इस पीपीआई किट को मुंबई महाराष्ट्र में INHS अश्विनी स्थित इंस्टीट्यूट नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसेना डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया था इसके नवरक्षक को? पीपी मुंबई महाराष्ट्र में INHS है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, INHS अश्विनी, ठीक है, स्थित एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिकल, क्या फुल फॉर्म है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसेना डॉक्टर द्वारा विकसित किया। नौसेना का डॉक्टर है, उसके द्वारा ये विकसित किया गया। तो आपसे कथन पूछ लेगा किसी गवर्नमेंट एग्जाम में कि ये बताइए पीपीई किट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे पहला एक कथन दे देगा आपको, आईसीएमआर के द्वारा, साथ, ठीक है, आईसीएमआर के द्वारा, किसके साथ, ठीक है, क्या बता देगा, INHS के साथ। ये एक 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताएगा इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको टिक लगाना है। इस तरह बनता है करंट अफेयर, ठीक है। ये किट दो संस्कृत में उपलब्ध होगी, सिंगल और डबल। कैसी होगी? सिंगल और डबल में होगी। प्लाई, पूरी किट में फेस मास्क, हेड गियर और एक मिड थाई लेवल था शो कवर शामिल होगा। किट की खासियत, बाजार में उपलब्ध अन्य पीपीआई की तुलना में इसका सर्वाधिक, इससे स्वास्थ्य कर्मियों को लंबे समय तक काम करने दौरान महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन में काम करने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या है, ये इसका काम क्या है, ये उससे लड़ेगा बीमारी से। जो भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड पर्सन है, डॉक्टर काम कर रहे हैं, सबसे पहले ये उससे लड़ेगा पीपीई किट, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज है, आपको मैंने कल बताया था अगस्त 2020 में भारत यूएनसी का अध्यक्ष बनेगा। एक न्यूज थी अगस्त 2021 की। भारत जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पता है अध्यक्ष बन चुका है, चुना गया है प्रेसिडेंटी, उसे जो अध्यक्ष मिलेगी 2 अगस्त 2021 में मिलेगी अध्यक्षता। अब भारत को कितने वोट मिले इसके बारे में बात कर लें। क्या हुआ है यूएनसी में, कैसे, ये 8वीं बार बना है। कितनी बार? 8वीं बार। 1 नॉन परमानेंट मेंबर है ये यूएनसी का, 15 मेंबर हैं, ठीक है, पूरे यूएनसी में टोटल, एक 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट।
192 वोटों में से 184 वोट हासिल करने के बाद भारत 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनसी की एक गैर स्थायी सदस्य बन गया। कितने के लिए कितने वोट मिले? 184 मिले 192 में से, ठीक है। और इसमें यूएनसी का सदस्य भी बन चुका है भारत। भारत की अवधि 1 जनवरी 2021 तक से शुरू होगी। अब ये और पूछ लेगा, भारत की अवधि 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी और भारत के अलावा नॉर्वे, केन्या, आइलैंड और मैक्सिको को भी गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2 साल की अवधि चुन चुके। और किन किन देशों को मिली है ये यूएनसी की प्रेसिडेंसी? किन किन देशों को मिली है? एक तो आ गया अपन नॉर्वे, केन्या, आइलैंड और मैक्सिको, ठीक है। ये आना नॉर्वे, केन्या, आइलैंड और मैक्सिको को भी गैर स्थायी सदस्य 2 साल के लिए मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष पद की हर महीने 15 सदस्य राज्यों, 5 स्थायी गैर स्थायी, 10 गैर स्थायी, ये पता ही आपको, मैंने बता दिया, के बीच घुमाया जाता है। उसके आधार पर भारत के पास 2021 के अगस्त महीने में से फिर 2022 में 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। जैसे मॉनिटर क्लास में मॉनिटर होता है, क्लास में कहते हैं मैम कि 1 महीने के बाद ये लड़का मॉनिटर बनेगा, फिर अगले महीने के बाद ये मॉनिटर बनेगा। इसी को देखते हुए इसी तरह यूएनसी में यही काम करेगा कि एक महीने के लिए दूसरा देश बनेगा। किसके आधार पर? अल्फाबेट के नंबर के आधार पर। यूएनसी के बारे में पता कर लें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनसी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिकता जिम्मेदारी है। इसकी जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले कि जो देशों में शांति बनाए रखे, एक एकता बनाए रखे कि कहीं सिविल वार न हो। तो अगर कहीं सिविल वार होता है तो यूएनसी क्या करता है, उन कंट्रियों में शांतिपूर्ण अपनी मिलिट्री, इन देशों की मिलिट्री भेजता है कि वहां जाएं और इन देशों में लड़ाई, जो सिविल वार चल रहा है, उसे खत्म कराएं। ये होता है यूएनसी के काम। इन वोटों की शक्ति वाले 5 स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। इसमें वीटो की शक्ति, सबसे वीटो पावर मिलती है इसमें। इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 स्थायी देश सहित 15 सदस्य होते हैं। वीटो पावर बस केवल 5 देशों को मिली हुई है, लेकिन जो नॉन परमानेंट है उन्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया यही चाह रहा है कि उन्हें वीटो पावर मिले। जो भी है वीटो पावर एक पावर होती है कि हमें किसी से कोई हम पर वार कर दे तो हमें किसी से कोई परमिशन न लगे। अगर हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हम अपने न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं उसे हम सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसकी भी परमिशन हमें इन देशों से लेनी पड़ती है। उनके पास वीटो पावर है और ये देश कभी भी किसी पर हमला कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम नहीं कर सकते, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी इन देशों से, 5 से, ठीक है। मैंने बता चुका है 5 कौन कौन से हैं, ठीक है। साल के चुने जाते हैं और गैर स्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है और ये 2 साल के, वो परमानेंट मेंबर है, वो तो हमेशा रहते हैं। एक होती है कॉन्ट्रैक्टर जॉब, एक होती है जो रेगुलर जॉब होती है। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम 2 साल के लिए फिर नहीं बन पाएगा, फिर वोटिंग होगी, ये चीज होती है। इसकी शक्तियों में शांति नियंत्रण, संचालन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना और यूएनसी क्या क्या काम है इसका, संचालन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना, ठीक है, कि किसी पे रोक लगाएं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, तो ये यूएनसी लगा सकती है। और यूएनसी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल है। यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों की बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का प्राधिकार है, ठीक है। ये क्या यूएनसी है और इसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी किसी को भी काम को भी रोक सकते हैं, ये कोई भी, ठीक है। तो ये न्यूज है आपकी। अब ये न्यूज है आपकी 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ये क्या होता है, जो लोग जैसे रिफ्यूजी होते हैं कि किसी के पास, जैसे हमारे देश में बहुत सारे रिफ्यूज आ गए बांग्लादेश से, वो यहाँ जो मुस्लिम्स है, ठीक है, रोहिंगा मुस्लिम, पता होगा रोहिंगा मुस्लिम्स आ गए, अभी बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, वो इंडिया में, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है कि वो भारत के नागरिक है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या हो गया, वो क्या हो गए, रिफ्यूजी आ जाते हैं। तो उनके लिए सरकार क्या है, कैंप बनाती है कि आप यहाँ रहो,
ठीक है, उन्हें सदस्यता देगी। ठीक है, अगर वो सिटीजन इंडिया के हैं तो वो रिफ्यूजी नहीं कहलाएंगे। इंडिया रिफ्यूजी वो होंगे कि जिनकी किसी भी कंट्री की सदस्यता नहीं होती, सिटीजनशिप नहीं होती, वो रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना है। अब क्या करते हैं कि उनके पास जगह नहीं होती, खाने के लिए नहीं होता, उन्हें गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, तो क्या कैसे खाएंगे, क्या काम करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है, उनकी हालत पर एक लोगों के देशों में जागरूकता फैले कि उनको जगह दी जाए अपने देश में। ठीक है, ये चीज़ है। अब है मुख्य तथ्य। इसका मुख्य तथ्य क्या है? इस दिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जैसे UNRA क्या है, संयुक्त यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त UNHCR के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनकी जो हेल्प करती है कौन सी होती है? एक तो होती है UNRA, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी को, और एक क्या है, UNHRC के रूप में जाना जाता है, जो विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और अपने अभियान के लिए विषय की घोषणा भी करता है। ये और UNCR द UN रिफ्यूजी एजेंसी एक तरह की ये एजेंसी है। ठीक है, उनकी लोगों की हेल्प करती है और एक अवेयरनेस प्रोग्राम जारी करती है। UNRA एंड UNSCR, ये ध्यान रखना आप, UNRA UNCR, ये चीज ध्यान रखना आप बच्चों। ठीक है, इस एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में संपूर्ण विश्व में 68.5 मिलियन लोग अपने घरों से बलपूर्वक विस्थापन हुए थे। मतलब जो लोगों को वहां से भगाया जाता है। तो 2017 की रिपोर्ट है, इसके द्वारा जो दी गई है आपको बता देता हूं कि इसके 68.5 मिलियन लोग अपने घरों से वहां पर दूसरे देशों से जो बलपूर्वक मतलब फोर्सली उन लोगों को भगाया गया है उन देशों से, ये चीज है। और इसके साथ ही UNRAC दुनिया भर में लाखों शरणार्थियों और आंतरिक रूप की विस्थापन व्यक्तियों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो UNHCR और UNRA ये क्या करती है कि जो बाकी के देश हैं इन लोगों पर ध्यान दें और एक अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करती है, इन लोगों के लिए काम करती है, इन्हें खाना प्रोवाइड कराती है, हर चीज फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी न्यूज है। अब ये न्यूज है पृष्ठभूमि। विश्व शरणार्थी दिवस 4 दिसंबर 2000 के संकल्प, ये कब मनाया जाता है? ये विश्व शरणार्थी दिवस 4 दिसंबर 2000 को संकल्प 5570 पारित करके संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, ये कब घोषित? 4 दिसंबर। कब किस घोषित किया था? 4 दिसंबर 2000 को घोषित किया था। और ये कब किया? 1555 पारित करे संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA। ठीक है, UNGA के द्वारा घोषित किया था, ध्यान रखना ये। और किया गया था संकल्प संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन, ये चीज याद रखना, किसके द्वारा घोषित किया? 4 दिसंबर 2000 के। ठीक है, और इसमें किया गया है संकल्प संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए पारित किया गया है। ठीक है, और यह विभिन्न विषयों के साथ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2000 में ये घोषित किया था और किस्सा सम्मेलन में 1951 की 50वीं वर्षगांठ है। ठीक है, वर्ष 2000 के लिए 20 जून को कई देश अफ्रीकन शरणार्थी दिवस रूप से मनाया जाता है। वर्ष 2017 का विषय क्या था? 2017 का विषय क्या था? एम्ब्रेसिंग रिफ्यूजी टू सेलिब्रेट आवर कॉमन ह्यूमैनिटी, ये था इसका विषय। ठीक है, तो आज की जो न्यूज है ये आपकी न्यूज है। रिलायंस बनी 150 मिलियन के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनी रिलायंस, आप जियो को तो समझते हो। ठीक है, जिसके मुकेश अंबानी हेड ऑफ डायरेक्टर है, जिसके, ठीक है, जिसे और क्या जिसकी कंपनी के मालिक हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी, रिलायंस के। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL 19 जून 2020 को $150 अरब के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई।
रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी है। तो 150 बिलियन डॉलर का मूल्य, मतलब 150 बिलियन का इसने रुपए इसका बजट कमाया इस समय। इसे फायदा हुआ इस कंपनी को, पहली कंपनी बनी है रिलायंस कंपनी। कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। मतलब ऋण मुक्त, जो इस पर टैक्स लगा था, जो भी इस पर लोन था, वो क्या हो गई है 2021 तक वो मुक्त हो जाएगी पूरी। ठीक है, इसे इतना फायदा हो चुका है। और इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर काफी तेजी से देखी गए। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण ये 161035 करोड़ रुपए था। लॉकडाउन के बावजूद 58 दिनों की अवधि में रिलायंस इंडस्ट्री ने, देख लो, इतना रुपए कमा लिया। 168818 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने का में कामयाबी रही। कंपनी ने के मौजूद शेयरधारकों को 5312,420 करोड़ रुपए की शेयर की पेशकश की गई थी। और ये सारे इसका डेटा दे गया, आप देख लेना किस तरह इससे फायदा हुआ है इसके बारे में। ओके, और इसमें जियो प्लेटफॉर्म में लगभग 24.7, मतलब जो जियो ने पैसा दिया है इसे 24.70% हिस्सेदारी। 100 में से 24 बहुत होते हैं। ठीक है, अमेरिका की कंपनी फेसबुक ने 4356 करोड़ रुपए और 9.9 हिस्सेदारी खरीदी। तो अमेरिका की कंपनी ने भी, और यह सौदा भारत में किसी भी क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI है, मतलब फॉरेन डेवलपमेंट। ये सबसे ज्यादा, देखो ये अब इसकी जो हिस्सेदारी खरीदी है, किसने खरीदी है? फेसबुक में। फेसबुक के डायरेक्टर कौन है? को डायरेक्टर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने इसकी जो हिस्सेदारी 9.9% खरीद ली है इसकी, रिलायंस की। ठीक है, FDI इसके जो फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा, अब इसमें ये सबसे बड़ा भारत दूसरे देश के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्ट है हमारे देश में। इससे क्या होगा, लोगों की जो देश की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अब आपकी ये न्यूज है, IIT गुवाहाटी ने विकसित की कम लागत वाली कोविड-19 डायोक्रिस्ट किट। ठीक है, एक IIT गुवाहाटी ने डायोक्रिस्ट किट लॉन्च करी है। ठीक है, तो वो क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी IIT गुवाहाटी के एक IIT कॉलेज इंजीनियरिंग, जो बच्चे IIT का इंजीनियरिंग टेस्ट देते हैं, IEEE का, ठीक है, एंट्रेंस JEEE का टेस्ट देते हैं, तो वो वहाँ कितने कॉलेज मिलता है IIT। तो IIT एक संस्था है, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जहाँ से लोग इंजीनियर बनते हैं, तो वो है। ठीक है, तो उस कॉलेज ने, क्या नाम है उसका, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH और RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड के सहयोग से कोविड-19 के निदान के लिए स्थानीय बाजार में उपलब्ध सामग्री को उपयोग करने की एक किट विकसित की है। 3 विश्रम, तो ये किट है। ठीक है, आप पढ़ लेना बस एक नॉर्मल न्यूज। कोविड परीक्षण आई लैब के को केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हरी झंडी दी। ये एक आई लैब है, आप बता देता हूँ उसके बारे में कि 18 जून 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको पता है मेडिकल वो मिनिस्टर कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में आई लैब मतलब एक लैब जारी की है। क्या करिए, इस तरह की बस दिख रही है आपको, ये बस है कि लोगों को ये जाएगी, घर पर जाएगी। ठीक है, एक तरह का, तो इसमें क्या करेगी, चेकअप करेगी लोगों का जो सफरिंग कर रहे हैं डिसीज से। बहुत अच्छा काम है दिल्ली में। देखते हैं क्या चीज है ये। नई दिल्ली में आई लैब शुरू की है, संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला है एक तरह की, लॉन्च की है, भारत में लॉन्च की गई है, पहली बार आई लैब है। आई लैब देश भर में कोविड-19 के परीक्षण को बढ़ाने में मदद करेगा। इस जे प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जे प्रौद्योगिकी विभाग, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोविड परीक्षण केंद्रों में तैनात किया गया है कोविड, और वर्तमान में देश में 20 से अधिक ऐसे हब हैं जो दैनिक आधार पर संचालित होते हैं। इन हब में 100 परीक्षण प्रयोगशाला हैं जिन्होंने अब तक 2,60,000 परीक्षण किए। कितने परीक्षण किए? 2,60,000 परीक्षण किए हैं इन प्रयोगशाला में। अब ये है आई लैब का उद्देश्य। आई लैब का एक मोबाइल परीक्षण सुविधा है जिसका उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 के लिए नमूने एकत्र करके और परीक्षण के लिए किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक मोबाइल, क्या है ये आई लैब, एक मोबाइल परीक्षण सुविधा है। एक मोबाइल के द्वारा उनको चेक किया जाएगा कि उसको मोबाइल के द्वारा कैसे उनको इंफॉर्मेशन ली जाएगी उससे। ठीक है, ठीक है, एक तरह का लैब है, जैसे किसी को बुलाया कॉल करके,
मोबाइल के थ्रू तो काम हो रहा है सारा, तो वहाँ जाके चेक हो सकते हैं वो। और ये वहाँ जाएगा जो एक सेंटर है, ठीक है, जहाँ कोरोना वायरस से इफेक्टेड पर्सन है वहाँ भर्ती है, उन हॉस्पिटल्स में जाएगा, ये उन जगह जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। iLab कोविड-19 के अलावा मोबाइल परीक्षण सुविधा अन्य संक्रमित रोग निदान करने में भी लक्ष्य सक्षम। इसकी कुछ इनमें प्रत्येक iLab हर दिन 25 RT-PCR रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स एंड चेन रिएक्शन टेस्ट कर सकती है। यह 300 एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस परीक्षण HIV और TB जैसी बीमारियों के लिए भी परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। iLab इस तरह की लैब है ये। ओके, ये न्यूज़ है, आपको बता दें 19 जून विश्व स्किल सेल दिवस मनाया जाता है। स्किल दिवस, इसमें क्या है, ये कौन सा है, 19 जून को कौन सा दिवस मनाया, विश्व स्किल सेल दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना बच्चों, क्या है, प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व स्किल सेल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्किल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाना तथा एक रोग है ये स्किल सेल दिवस, ठीक है, और उसके बारे में जागरूकता फैलाना होता है, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में बताता हूँ। 19 जून को मनाया जाता है। इसके उपचार के तरीके बारे में लोगों को बताया है। विश्व स्किल सेल दिवस क्या है, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2018 में मान्यता दी गई थी। स्किल सेल डिसीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन SCDIO स्किल सेल डिसीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, 2008 में। ध्यान रखना, कांगो गणराज्य, सेनेगल, अफ्रीका संघ, यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन इत्यादि ने इसका समर्थन किया, ठीक है। इसका इन ऑर्गेनाइजेशनों ने समर्थन किया है, किसके, यूनेस्को ने और विश्व WHO ने और अफ्रीकन संघ एंड अफ्रीकन यूरोप, ठीक है। पहली बार 19 जून 2009 को विश्व स्किल सेल दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया गया था 2009 को, ठीक है। दिन सारे लिख लो एक ही कॉपी में। स्किल सेल रोग क्या है, ये क्या है, यह एक आम वंशानुगत समस्या है। यह होमोग्लोबिन में पाई जाने वाली एक असामान्यता, एक सामान्यता अवस्था में लाल रक्त कणिका गोलाकार होती हैं और उनका जीवन काल 120 दिन होता है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, एक सेल का जो ब्लड सेल होते हैं RBC हीमोग्लोबिन, ठीक है, लाल कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन जैसे ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। वो जो सेल होता है उसका जो जीवन काल होता है कितना होता है, 120 दिन का होता है। ये क्या होता है, ये किस पर, ये क्यों बनाया जाता है, ये सेल होता है, ठीक है, ये उनके लिए बनाया जाता है कि जैसे नॉर्मल ब्लड होता है किसी ह्यूमन इंसान में, उसकी एक शेप होती है सेल की, ब्लड सेल की, वो नहीं होती, उनमें क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है, ठीक, ये चीज है। परंतु स्किल सेल रोग में लाल रक्त कणिकाओं का आकार हंसिए एक किस्म का औजार की तरह होता है, यह सख्त हो जाता है, इनका जीवन काल मात्र, तो इस बीमारी में क्या है 10 से 20 तक ही, ये 10 और 20 दिन बाद खत्म हो जाता है। देखो वहां 120 दिन लग रहे थे, ठीक है, नॉर्मल था। अब यहाँ जो बीमारी, ये बीमारी होती है उन लोगों को, उनका केवल ब्लड जो बनता है 10 और 20 दिन बाद खत्म, फिर से बनने लगता है। तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 5 लाख बच्चे स्किल सेल रोग के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, किस स्किल सेल रोग के साथ पैदा होते हैं 5 लाख बच्चे। उनमें से आधे बच्चे 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। ये हालत है स्किल सेल डिसीजेस। ये एक भारतीय सुरक्षा एजेंसी, ये भारत जो इंटेलिजेंसी एजेंसी होती है उनके द्वारा एक आज 52 संदिग्ध चीनी एप्स की सूची जारी करी गई है। पता है आजकल क्या हो रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि चाइना का सामान खरीदो मत बच्चों, जैसे मोबाइल हुए चाइनीज, इस आपको तो पता चला होगा कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है आजकल। करंट न्यूज़ मैंने कई बार बता दिया, लद्दाख का केस हुआ था, ठीक है, पेंगोंग लेक का केस हुआ था, LAC पे केस हुआ है, ठीक है, और आपका 1962 वार हुआ था, सू वार जो चाइना के द्वारा तिब्बत में हुआ था। और आप ये चीज याद रखना कि जो लाइन है कौन सी, मैकमोहन लाइन, वो कहाँ पर है, यहाँ लद्दाख में नहीं है, वहां तो LAC लाइन है, वहां जो तिब्बत है ना, तिब्बत, वहां है मैकमोहन लाइन। ये चीज आप, जैसे मैं ऐप की सूची जारी करी है किसके द्वारा शामिल, जो देखो ये ऐप की सूची है, ये चाइनीज ऐप है, देख लो एक बार,
360 ये भी आपको कहीं भी ये ऐप दिखें, ये चाइनीस ऐप है, ये सारे ऐप दिखे तो आप टिकटॉक चलाने वाले ये सब डिलीट कर दो तुरंत, ये ऐप हैं। ओके, तो आज की न्यूज़ आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।